नमस्कार सभी को। मैं लेक्चरर बलविंदर सिरसा से जो पीटीआई साथी हैं उनसे एक दो बातें करना चाहता हूं। आपके आंदोलन से मैं पहले दिन से जुड़ा हुआ हूं। आपके केस के बारे में सभी जानकारियां मेरे पास हैं। आपका जो एग्ज़ाम 23 अगस्त था उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे जो रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं की तरह ये एग्ज़ाम लोगों के पास आंसर की पाई गई। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कुछ कैंडिडेट का कहना है कि उनको जो क्वेश्चनर बुकलेट थी वो इनकम्प्लीट मिली। इसके मद्देनज़र ये कहा जा सकता है कि ये एग्ज़ाम भी सफल नहीं रहा। मैं इससे ये कहना चाहता हूँ भी जो रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ामिनेशन मोड है उसकी ये लिमिटेशन है। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि मैं ये भी नहीं कहना चाहता भी ये जो लीकेज होती है इस तरह के पेपर में जो वक्त पोस्टों के लिए निकाले जाते हैं उसमें सरकार या कमीशन ये काम करता है, उसको लीक करवाता है। ऐसी कुछ भी बात नहीं है कि हाँ ये इसकी ये सीमा है। ये बहुत बड़ी श्रृंखला होती है जब इस तरह से पेपर लिया जाता है। उससे एग्ज़ाम सेंटर से लेकर नीचे सुपरवाइज़र तक, उसके कलेक्शन तक बहुत बड़ी श्रृंखला है, कड़ियाँ होती हैं। अगर उनमें से एक भी कड़ी कुछ गड़बड़ कर देती है तो सारा जो प्रोसेस है वो फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें सीक्रेसी है जो वो मुख्य चीज़ है। अगर सीक्रेसी आउट हो गई तो ये एग्ज़ाम फेल हो जाता है। जैसे ये एग्ज़ाम है 2007 में भी ये एग्ज़ाम हुआ था, तभी ऐसी ही कंप्लेंट्स आई थी मास कॉपिंग की, पेपर लीक की। इसका संज्ञान लेते हुए तब जो कमीशन था उसने इस पेपर को कैंसिल कर दिया था। और इसी की वजह से ये पेपर है जो अब देखना ये है अभी सरकार इसको किस तरह लेती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। आंसर की भी पाई गई है। आंसर की के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, आंसर की जब तक किसी कैंडिडेट को ये कन्फर्म नहीं हो जाता भी ये ऑथराइज्ड आदमी ने दी हुई है, ये कन्फर्म है, तो उसको यकीन हो जाता है तो उसको वो एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाता है, वरना ऐसे नहीं लेके जाता। कहने के बाद ये है, ये नहीं हो सकता भी कल को एग्ज़ाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या पुलिस है वो ये कहे कि ये जो इनके पास जो आंसर की मिली थी वो ठीक नहीं थी, वो ऐसे जो सही आंसर की है वो नहीं थी। साथ में ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था इसी तरह की कंप्लेंट्स की वजह से। हालांकि वहाँ एक नोट करने वाली बात ये है, उस एग्ज़ाम में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो भी कमीशन ने संज्ञान लेते हुए इसकी पारदर्शिता को कायम रखते हुए ये पेपर कैंसिल कर दिया था और दोबारा इसको देखा। मैं यहाँ सबको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ जो मतलब एग्ज़ामिनेशन मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है उसकी ये सीमा है। इस एक्सरसाइज को आप बार बार नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता भी आपने एक बार पेपर लिया, वो लीक हो गया, उसमें गड़बड़ हो गई तो आप उसको कैंसिल करें और दोबारा लें। कितनी बार करेंगे आप? जब ये 2007 में लिया गया था तो इसमें गड़बड़ी थी और कमीशन ने इसको इसकी गरिमा बरकरार रखते हुए कमीशन की और एग्ज़ाम की इसको रद्द कर दिया। अब 2020 में ये एग्ज़ाम हुआ है तो ऐसी गड़बड़ी आई हैं। क्या इस बार रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम लें? जो दोबारा एग्ज़ाम लेंगे उसमें क्या गारंटी अभी ये इस तरह की कोई गड़बड़ी या लीकेज नहीं होगी? इसीलिए ये इसकी सीमा है। मैं सभी को स्पष्ट करना चाहता हूँ जो कैंडिडेट 2006 में 7 में जिन्होंने पेपर दिया था, वो जो पटिशनर हैं जिन्हों को लगा अभी ये एग्ज़ाम मोड क्यों कैंसिल कर दिया और उसको मेरिट दूसरी एकेडमिक क्यों लेके आए, उनको ये स्पष्ट होना चाहिए। पटिशनर हैं, आम लोग हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, उनको भी स्पष्ट होना चाहिए। जो एडवोकेट्स हैं उनको भी। हालांकि जो मानयोग हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा भी वो भी इसको देखें। जब ये एग्ज़ाम कैंसिल किया तो इसी की वजह से, क्योंकि क्राइटेरिया चेंज करना पड़ा, ये एक कमीशन इसके लिए बाध्य हो गया था। अगर कितनी बार एक्सरसाइज ये करता कमीशन भी बार बार, कमीशन के पास इतना समय और धन कहाँ से आएगा? क्यों कम से कम जो 20,000 कैंडिडेट है उनका दोबारा से तब तक एग्ज़ाम लेता रहे जब तक वो बिल्कुल पारदर्शी ढंग से नहीं हो जाए और उनकी रिक्रूटमेंट हो जाए। उसके
कैंडिडेट्स के समय और धन के बचाव के लिए कमीशन अपने धन और समय के बचाव के लिए उसके पास ऑथोराइज्ड है, वो उसके पास लीगल राइट्स हैं, पावर्स हैं, उसने क्राइटेरिया चेंज किया, उनको एकेडमिक रिकॉर्ड और वाइवा को कायम रखा और ये नया मोड नहीं कह सकते इसको, पहले भी ये मोड 2003 में यूज़ किया गया, उसको फॉलो करते हुए उसने रिक्रूटमेंट की। तो जो कमीशन इसके केस में जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में यही कि जो चेंज करने का एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न टू चेंज द क्राइटेरिया ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। मैं चाहता हूँ ये सब लोगों को एक्सप्लेन अब होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। भी पहले ये एग्ज़ाम 2007 में फेल हो गया, कैंसिल करना पड़ा। अब 2020 में भी ये दोबारा एग्ज़ाम लेते, कमीशन लेता 2007 में भी, जैसे शेड्यूल आ गया था, बाद में कैंसिल करना पड़ा उसको, तो भी ये सफल नहीं होना था। ये नहीं है भी कोई भी एग्ज़ाम सफल नहीं होता, जिसकी गारंटी नहीं है जो आगे एग्ज़ाम होगा वो सफल होगा। इसीलिए कमीशन ने अपना समय और धन के बचाव के लिए ये इसको चेंज कर दिया। इसके लिए उसके पास पावर्स थी। ये बुनियादी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है टू चेंज द क्राइटेरिया। ये इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। कमीशन मोड को चेंज करने का, वो क्राइटेरिया चेंज करने का इतने का सॉलिड रीज़न होने के बावजूद कमीशन ने कोर्ट में इसको फुली एक्सप्लेन नहीं किया, इसके बारे में डिटेल्स नहीं दी, इसके लिए कोई सॉलिड डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश नहीं किया। इसीलिए ये जो रिक्रूटमेंट है वो कोर्ट में। इसी एग्ज़ाम के संबंध में मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अखबार में देखा, एक करनाल के सेंटर की लड़की कैंडिडेट थी, उसको जो क्वेश्चनर बुकलेट मिली थी वो अधूरी थी। उसमें जस्ट 21 क्वेश्चन थे और जो बाकी के क्वेश्चन थे उसमें नहीं थे, वो ही बार बार प्रिंट हुए थे उसमें। और उसने कोशिश भी की और बताया सबको, जो वहाँ सुपरवाइज़र थे, सुपरडेंट थे, उनको बताया कि मेरे ये बुकलेट में ये मुश्किल है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्यों उस जो एग्ज़ाम सेंटर था, उसका जो सुपरवाइज़र था और सुपरडेंट था, क्यों उन्होंने इसको चेंज नहीं किया। हालांकि हम भी एग्ज़ाम लेते हैं बच्चों का, हमारे पास फुल ऑथराइज्ड होते हैं। अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन में बुकलेट में या आंसर शीट के जो बुकलेट होती है उसमें कुछ भी गड़बड़ आ जाती है, कोई प्रिंट नहीं हुआ या उसको फटी हुई है, तो हम चेंज करने के लिए वहाँ हमारे पास अधिकार होते हैं, हम उसको चेंज करते हैं। जबकि ये इतना रिक्रूटमेंट का पेपर था और इसको इतना इनसेंसिटिव लिया गया। मेरे ख्याल में ये इसकी अलग से उस सुपरडेंट और जो सुपरवाइज़र था उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों उन्होंने चेंज नहीं किया। और इससे आगे जो बात है, सरकार ने अभी, जो कमीशन ने अभी ऑब्जेक्शन भी मांगे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो कैंडिडेट अपना ऑब्जेक्शन भी देगा इसके साथ। पर जो ऑब्जेक्शन देगा, इससे बहुत बड़ी गलती अब वो सुपरवाइज़र और जो सुपरडेंट है उसके माध्यम से कमीशन की बन गई है। तो अगर वो ऑब्जेक्शन देगा, उसके पास अगर क्वेश्चन ही नहीं पहुँचे तो वो फेल हो जाएगी। अगर फेल हो जाएगी तो उसमें उसका कसूर नहीं है। अगर उसको क्वेश्चनर बुकलेट ही पूरी नहीं मिली तो वो कैसे कह सकते हैं हम भी उसका वो सफल नहीं हो गई और उसको आता नहीं था। अगर सारे प्रश्न उसको मिलते तो वो हल करती, हो सकता है वो सारी हल कर लेती। अगर वो ऑब्जेक्शन यहाँ देगी, अब कमीशन के पास एक ही हल है उसका, कि उसके ऑब्जेक्शन दूर करेगा। अगर उसकी बात नहीं सुनता तो वो कोर्ट में जा सकती है, वो कोर्ट में जाएगी। अगर सरकार जो कमीशन है उसकी सुनवाई करता है और उसको जो 79 क्वेश्चन उसके बुकलेट में नहीं थे उनके अंक उनको देता है, तो इससे जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर दिया है उनके साथ अन्याय हो जाएगा। उनका जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 16 और 14 के दिन, उनका वो कोर्ट में जा सकते हैं।